अच्छा भाई, अब हमारे पास पोटेंशियोमीट्री ये टॉपिक है। और पोटेंशियोमीट्री के अंदर हमारे पास जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास जब भी एनालाइट की कंसंट्रेशन चेंज होती है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उस एनालाइट की कंसंट्रेशन चेंज होने पर जो हमको वोल्टेज प्रोवाइड हो जो हमको वोल्टेज हमको जो मिलता है वो वोल्टेज भी चेंज होता है। और हम नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करके हम कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं अपने एनालाइट की। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए। इस काम को परफॉर्म करने के लिए, मेजर करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। एक चीज हमको चाहिए एक बहुत ही बेहतरीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिस्टम, और एक हमें चाहिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ इन दो इलेक्ट्रोड से हम ये काम कर सकते हैं। अब इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो पार्ट होगा पोटेंशियोमीटर में, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा कि जो एनालाइट की कंसंट्रेशन चेंजेस से को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कंसंट्रेशन हमारी चेंज होती है हमारे एनालाइट की, तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमको ये बताएगा कि हाँ कंसंट्रेशन चेंज है हमारे पास इलेक्ट्रोड एनालाइट की, और उससे वोल्टेज पर असर पड़ रहा है। लेकिन इस काम को करने के लिए, इस काम को मेजर करने के लिए, कंसंट्रेशन चेंजेस से जो वोल्टेज में चेंजेस आ रही हैं, इन चेंजेस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अब हम ये ऑलरेडी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों जरूरी है, हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बगैर डायरेक्टली मेजर क्यों नहीं कर सकते। तो वो हेल्महोल्ट्ज लेयर का कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास, कि जिसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो वो वाला लेक्चर जरूर लेने का। एनीवेज, तो जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास पोटेंशियोमीट्री के अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की पूरी फैमिली मौजूद है। हमारे पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं, उनकी 3 क्लासेस हैं। हमारे पास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमारे पास स्पेसिफिक एनालाइट के लिए इस इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। ठीक है, कि जो स्पेसिफिकली किसी आयन के लिए बने, जैसे कि क्लोराइड आयंस मेजर करने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हमारे पास मौजूद है। अब हमारे सैंपल के अंदर क्लोराइड आयंस हैं, हमारे पास कैल्शियम आयंस है, हमारे पास सिल्वर आयंस है, हमारे पास गोल्ड के आयंस है, हमारे पास किसी भी मेटल के, नॉन मेटल के एनायनिक आयंस मौजूद हैं। आप अपने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के को अच्छे से सिलेक्ट करके आप उस मिक्सचर में से किसी भी एक स्पेसिफिक आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हो। ये काम सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि जब आपको पता होगा कि हमारे पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स की कौन सी फैमिली है, और उस फैमिली के जितने भी इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स, वो कौन कौन से आयंस के लिए स्पेसिफिक है या नहीं। जैसे कि क्लोराइड आयन स्पेसिफिक हमारे, अगर हमको अपने किसी भी मिक्सचर में से सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, उसके लिए एक इलेक्ट्रोड मौजूद है। अगर सिर्फ उस मिक्सचर में से कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, उसके लिए अलग इलेक्ट्रोड मौजूद है। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज किसी खास कॉपर के मेटल के आयंस, मेटेलिक आयन कॉपर Cu+2 की कंसंट्रेशन मालूम करनी, उसके लिए हमारे पास एक अलग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मौजूद है। अगर आपको पीएच मेजर करनी है, यानी कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन मालूम करनी, उसके लिए हमारे पास एक अलग इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मौजूद है, जिसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड कहते हैं, सो ऑन। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एक प्रॉपर, एक पूरी फैमिली है इलेक्ट्रोड की, कि जो आपको किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए सिलेक्ट करना होता है। हमारे पास कोई भी ऐसा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मौजूद नहीं है कि जो जो के तमाम एनालाइट्स को कवर करे। और अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रोड कोई बना भी लेता है तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमको सैंपल में से किसी स्पेसिफिक एनालाइट, किसी स्पेसिफिक आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इलेक्ट्रोड चाहिए। और इनफैक्ट इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की पहली प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक यही होती है कि एक अच्छे से अच्छा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है कि जो किसी खास आयन को की चेंजेस से ही रिस्पॉन्ड करे। लेट सपोज अगर मैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन मालूम करना चाहता हूं, तो अगर कोई ऐसा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मेरे पास मौजूद है कि जो सिर्फ कैल्शियम के आयंस की कंसंट्रेशन पर ही वोल्टेज को चेंज करेगा, तो ये बहुत एक अच्छा इलेक्ट्रोड माना जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रोड मौजूद है जो कैल्शियम को भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन की चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करेगा, वो क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। अगर एक ऐसा नॉन स्पेसिफिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मेरे पास मौजूद है, वो मेरा इतना हेल्पफुल नहीं है, राइट। तो खैर, बहरहाल रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी मेजरमेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट को रिलायबली मेजर करने के लिए अगर आपको
कोई चीज चाहिए तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं दोबारा से, कि जिनका पोटेंशियल हमको पहले से मालूम होता है। सेल का जो पोटेंशियल आ रहा होता है उसमें से अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को माइनस कर दें तो जो पोटेंशियल बचता है वो हमारा इंडिकेटर हाफ के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब आते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन डेरिवेशंस पे कि जो हमको बताएंगी कि पोटेंशियोमीट्री का नाम जो है वो किस चीज पर, किन चीजों पर बेस करता है। तो 12 रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पढ़ा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने कैलोमिल इलेक्ट्रोड पढ़ा, राइट, उनके हमने जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं और मैंने कहा था वहां के वक्त पढ़ने पर मैं बताता रहूंगा। तो हम एक सिस्टम सपोज करते हैं, ठीक है, और वो सिस्टम हमारे पास है, लेट सपोज एक सेल है मेरे पास, उसमें एक सॉल्यूशन है मेरे पास और उस सॉल्यूशन में मुझे मालूम करनी है आयरन के आयंस की कंसंट्रेशन। मुझे एक सैंपल प्रोवाइड कर दिया है और मुझसे बोला गया है कि पोटेंशियोमीट्री कर सकते हो, पोटेंशियोमीट्री से तुम इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हो, करके दिखाओ, करो, नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करो, नर्न्स इक्वेशन से कर सकते हो, करो, इलेक्ट्रोड से कर सकते हो, करो, जिस तरीके से चाहो करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है अपने सॉल्यूशन में। अब मेरे पास इस सॉल्यूशन में हो सकता है सिर्फ आयरन के ही आयंस मौजूद ना हो, बल्कि और मेटल्स के भी आयंस या नॉन मेटल्स के आयन मौजूद हों। मुझे तो सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है अपने सॉल्यूशन में। तो ये मैं पोटेंशियोमीट्री से कैसे करूंगा? तो ये हमारा लेक्चर इस पर बेस कर रहा है ताकि आपको पता चले कि पोटेंशियोमीट्री कहते किसको है। बहरहाल तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करूंगा कि जो उन आयंस के लिए स्पेसिफिक है। मैं अभी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की डिटेल में नहीं जा रहा, आने वाले लेक्चर्स में जाऊंगा, एक एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन वर्किंग इंशाल्लाह हम समझेंगे। तो मैं एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ले लेता हूं और उस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को मैं ये सपोज कर चुका हूं कि वो स्पेसिफिक है मेरा इस आयंस के लिए, ठीक है। बहरहाल इसको अब मैं एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देता हूं कि भाई वोल्टेज बताओ मुझे। जैसे ही मैं इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को इस सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो ये जो आयंस है मेरे वो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, वो आएंगे इस इलेक्ट्रोड पे, और अगर तो वो रिड्यूस होंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल देंगे, अगर तो ऑक्सीडाइज होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देंगे। और भाई पोटेंशियल हासिल करने पर जो वोल्टेज आएगा वो मुझे बताया नर्न्स इक्वेशन की मदद से कंसंट्रेशन का आइडिया देगा। मैं भी दिखाता हूं कैसे, लेकिन ये काम विदाउट रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं हो पाएगा, तो मुझे एक हाफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी चाहिए। तो मैं यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं यहां पे कैलोमिल का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैं यहां पर अब जो थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप जो मैं बता रहा हूं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, वो भी इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं इस बार ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहा हूं ना इस बार कैलोमिल कर रहा हूं, मैं इस बार कर रहा हूं एक नया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है मेरे पास सिल्वर क्लोराइड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये बनता बहुत आसान ही है, आसान तरीके से सिल्वर की एक आप वायर ले लेते हो और उसको कोट कर देते हो सिल्वर क्लोराइड से, और उसको डिप कर देते हो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन KCl के और AgCl के, KCl AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप उसको डिप कर देते हो सिल्वर वायर को या रॉड को, जो कि कोटेड होती है सिल्वर क्लोराइड से। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनती है? मैं ये भी तुम लोगों को पहले बता चुका हूं कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड को, किसी भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पर स्टैंप नहीं लगाना कि इस पे तो हमेशा रिडक्शन होगी, इस पे तो हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। अकॉर्डिंग टू आवर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सिस्टम या इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हाफ, ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कैरी ऑन कर सकता है, और यही इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों परफॉर्म कर सकते हैं अपने ऊपर। और प्रॉपर्टीज भी होती है एक अच्छे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो अपना हर मेजरमेंट में एक ही पोटेंशियल देगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जब पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा वो पोटेंशियल स्टेबल होगा, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, वो रिप्रोड्यूसिबल होगा। यानी कि अगर मैं 2 से 4 से 10 से 15 दफा एक्सपेरिमेंट रन करता हूं तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मुझे एग्जैक्ट सेम स्टेबल पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। चौथी प्रॉपर्टी भी होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उस टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन से उसका पोटेंशियल चेंज ज्यादा नहीं होना चाहिए।
कैलोमर इलेक्ट्रोड का यही तो एक डाउन वो है, कहना चाहिए डाउनफॉल या डाउन पॉइंट या जो भी कहते हैं। कौन उसका वो ये है कि वो टेम्परेचर चेंज होने पर अपना पोटेंशियल बहुत चेंज करता है। सिल्वर क्लोराइड का एडवांटेज है कैलोमर इलेक्ट्रोड पर कि टेम्परेचर चेंजेस पर ये इतना पोटेंशियल अपना चेंज नहीं करता, तो ये उससे इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर है। बहरहाल तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर न्यूट्रल और क्लोराइड नेगेटिव आयंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा तो क्लोराइड आयंस निकलेंगे और सिल्वर मेटल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे। लेकिन अगर उसमें ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन पे ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि क्लोराइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो AgCl बना लेंगे, राइट। बहरहाल तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों परफॉर्म कर सकता है अपने ऊपर। तो अगर मैं कहूं कि यार मुझे तो AgCl का सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मुझे अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर मैं कहूंगा इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे नॉर्टन इक्वेशन चाहिए और अब इस इलेक्ट्रोड को मुझे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट एक दफा रन करना पड़ेगा ताकि मैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके फिर इसको किसी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट, जब इसका मुझे एक पोटेंशियल पता चल जाएगा स्टैंडर्ड, फिर मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं मुख्तलिफ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से मुख्तलिफ आयंस की कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो वो कैलकुलेशंस मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल सके। तो कैसे करूंगा मैं नॉर्टन इक्वेशन लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो नॉर्टन इक्वेशन अप्लाई करने पर सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड पर मुझे कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनती है। E सेल, ऐसी बात है, अब सेल AgCl का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का इज इक्वल्स टू इनका स्टैंडर्ड, ये कहां से आता है, इनका हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, उस पर भी लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं, बहुत सारे हमने निकाले थे, ये न्यूमेरिकल्स भी किए हमने माशाल्लाह, ठीक है। तो वहां से इसको रिवाइज करना है। फिर हमारे पास आता है 0.05921 है, 5291 है, देख लेना, ठीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूं ये। बहरहाल अपॉन n क्या है हमारे पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 1, तो नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात है। फिर आता है लॉग कंसंट्रेशन आती है। अब कंसंट्रेशन पे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज और रिडक्शन स्पीशीज आती हैं। तो हमारे पास सिल्वर मेटल और क्लोराइड आयंस है यहाँ पर कि जो ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन स्पीशीज हैं, राइट। तो हमारे पास Cl नेगेटिव ऊपर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन, मैं हमेशा कहता हूं न्यूमेरिकल्स करे इतने, नॉर्टन इक्वेशन के लेक्चर्स करे हमने, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो ऊपर आएगा और जो रिसीव करता है वो नीचे आता है। रिसीव इस बार हमारे पास जो है सिल्वर कर रहा है, तो सिल्वर नीचे लिखूंगा नहीं मैं, वजह उसकी ये है कि वो मेरे पास इनके सॉलिड फॉर्म है, इसकी कंसंट्रेशन नहीं है मेरे पास, तो वो नीचे नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। 12 फिर इसको अब मैं सॉल्व करता हूं, स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इसका जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है 0.22 वोल्ट्स प्लस 0.05921 लॉग Cl नेगेटिव। क्लोराइड आयंस यहां मेरे पास सैचुरेटेड हैं, राइट। तो उनकी कंसंट्रेशन का जब मैं लॉग निकालता हूं तो वो मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, राइट। तो इनकी जो एक्टिव कंसंट्रेशन है मेरे पास क्लोराइड आयंस की, जो कि टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई होती है, वो ये लिखी हुई है, प्लस लॉग जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो 2.65 है। अब मैं बड़े आराम से कैलकुलेटर में पुट करके मैं क्या निकाल सकता हूं, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो कितनी आराम से निकल गया इसका। अब आप लोगों के लिए ना दरवाजे खुल चुके हैं, मैं हमेशा बोलता रहता हूं। अब अभी नया इलेक्ट्रोड आया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आपको नॉर्टन इक्वेशन आती है, आपको पता है कि हाँ यार इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैसे निकालना है, कौन सी जगह पे क्या चीज लिखनी है। तो ऐसे में नए रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ना मुश्किल नहीं है, आराम से अब आप पढ़ सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे तीसरा और नया इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है, ताकि डर और खौफ निकले कि ये कोई नया इलेक्ट्रोड आता है तो डर जाते हैं, अरे ये क्या चीज है। जैसे कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है, अब वो मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं एक ही बात है। अब आप लोगों को पढ़ना आ गया, कहीं से भी कोई नया इलेक्ट्रोड देख लो तो पढ़ना आ चुका उसको,
ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेटर में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल देता हूं। इसकी वैल्यू आती है 0.1991 करके कुछ तरीके की आती है इसकी कोई वैल्यू। ठीक है, बहरहाल देख लेना उसको टेक्स्ट बुक में, बस ये सब चीजें कैलकुलेटर में पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर आता है। ठीक है जी, बहरहाल अब जब मुझे एक बार इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता चल जाता है तो अब मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है इसको अब इस्तेमाल करना। किस चीज के लिए? अच्छा यहाँ पे मैं सॉल्व करना भूल गया, सॉल्वेशन बनता है बहुत जरूरी। किस चीज के लिए इस्तेमाल करना आसान हो गया? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सिस्टम Fe2 Fe+3। अब जाहिर सी बात है इसको जैसे ही मैं रन करूंगा तो वोल्टेज मिलेगा मुझे। नर्न्स इक्वेशन लगाओ दोबारा, E सेल इज इक्वल्स टू, इस बार अब जो E सेल मेरे पास मिल रहा है वो E सेल क्या है? वो E सेल जो है वो मेरे पास इस कंसंट्रेशंस का है। इन आयंस की जो कंसंट्रेशन है उनकी चेंजेस की वजह से जो मुझे वोल्टेज मिल रहा है उसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा Fe+2 Fe+3, राइट। बहरहाल फिर इसके बाद मेरे पास E सेल आएगा। ठीक है जी, E सेल मेरे पास इनका स्टैंडर्ड लिखा जाएगा। जब भी आपको याद रखना नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी हो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड सिस्टम पर, यानी नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी हो पोटेंशियोमेट्री में फॉर अननोन कंसंट्रेशन की फाइंडिंग के लिए, तो आपने हमेशा उन्हीं अननोन कंसंट्रेशंस को जो आप फाइंड कर रहे हो उनको लिखना है यहां पर। ठीक है, प्लस के बाद क्या आता है 0.05921 या 5291 है, देख लेना भूल गया। ठीक है, अपॉन n, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है वो 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो मैं समझता हूं बात। ठीक है, फिर है लॉग। अब इस बार हमारे पास Fe+2 अपॉन Fe+3 आएगा। देखो मेरी बात गौर से सुनना, Fe+2 ही ऊपर क्यों आया, Fe+3 क्यों ऊपर नहीं आया? देखो यहां प्लस लिखा हुआ है, मैं पहले बार बार बता चुका हूं, प्लस जब लिखा होगा नर्न्स इक्वेशन में तो जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन दे रही है वो ऊपर आती है, जो ले रही है वो नीचे आती है। ठीक है, तो ये देखा करो चीजें, बार बार बता रहा हूं। ये मेरे पास ये चीज जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वो पोटेंशियल है कि जो इसकी कंसंट्रेशन जब चेंज होती है नॉन स्टैंडर्ड बनती है तो ये वो वाला वोल्टेज है, वो मुझे मिल रहा है अपने इस वोल्ट मीटर से। अच्छा जी, ये चीज मुझे पता है। स्टैंडर्ड ये मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैलकुलेशन करने पर मिलती है। स्टैंडर्ड कंडीशंस मेरे पास जब Fe+2 Fe+3 मौजूद होते हैं तो वोल्टेज क्या प्रोवाइड करते हैं ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत दफा हम कर चुके हैं काम। ये जो वैल्यू है ये भी मुझे पता होती है, 0.7 समथिंग है ये। ठीक है, देख लेना इसको। बहरहाल फिर इसके बाद ये कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कांस्टेंट है, लॉग। अब जो चीज मेरे पास अननोन है वो है इनकी नॉन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस का रेशो। तो बस मैंने नर्न्स इक्वेशन लगाई, मुझे पता है मुझे अच्छे तरीके से पता था कि नर्न्स इक्वेशन पे इधर क्या आता है, इधर क्या आता है, इधर क्या आता है, और अब मैंने आराम से क्या किया, लॉग ऑफ अननोन कंसंट्रेशन का रेशियो फाइंड कर लिया, जिससे मुझे अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करने में आसानी होगी कि Fe+2 कितना है, Fe+3 कितना है। इन सब में रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहां गया? नर्न्स इक्वेशन में क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह नहीं होती? तो जब रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह ही नहीं थी तो फिर इतनी बड़ी पंचायत क्यों करता हूं मैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों चाहिए फिर मुझे? तो अब गौर सुनना, जब मैं नर्न्स इक्वेशन लिखता हूं फॉर व्हाट, फॉर स्पेसिफिकली एनी आयंस, तो जो वोल्टेज मुझे मिलता है उस वोल्टेज में रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी अमल दखल होता है। इसका भी तो कोई ना कोई वोल्टेज है ना भाई, स्टैंडर्ड। वो कितना था मैंने बताया ना, 0.199 है करके कुछ 191 या पता नहीं कितना। ये वोल्टेज की जो कंट्रीब्यूशन इस वोल्टेज में है वो माइनस करते हैं। तो ये जितनी भी आपको कैलकुलेशन मैंने यहां पे इक्वल टू के इस तरफ लिखी है, इसमें से माइनस करनी है हमने, यानी कि इसके आगे लिखना चाहिए, जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस करनी है हमने ई रेफरेंस को, और ये स्टैंडर्ड होता है। तो रेफरेंस का मुझे स्टैंडर्ड मालूम है, वो पूरी पंचायत में करके दिखा चुका हूं कैसे मालूम है। आया समझ में? तो वो यहां पे लिख दिया, जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो यहां लिख दिया। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमारे अननोन आयन जो के अंडर कंसीडरेशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना वोल्टेज देते हैं वो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल लिया। तो सारे के सारे जुड़ रहे हैं कनेक्शंस।
क्यों मैंने सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज लेयर पढ़ाई, फिर क्यों मैंने रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स पढ़ाए, फिर क्यों मैंने जो है न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कराए, नर्न्स इक्वेशन कराई मैंने, क्यों ये सब चीजें कराई? वो इसीलिए कराई थी ताकि पोटेंशियोमीट्री समझ में आ सके। अब जो एक चीज रह गई है हमारी, तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है भाई, कंफर्टेबल हो रही हो कि हाँ यार अब मैं अननोन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। अब पोटेंशियोमीट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें और अच्छी तरह समझ में आनी है कि यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वहां पे क्या लिखता हूँ, इधर। तो ये चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, बैठ के याद नहीं करनी पड़ेंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा पोटेंशियोमीट्री पर। हमको स्कीम पता चल रही है, हमारे दिमाग में स्कीम बन रही है कि हाँ पोटेंशियोमीट्री में ऐसे कैलकुलेशंस होती हैं। न्यूमेरिकल से और ब्रॉडन होगा एस्पेक्ट आप लोगों का। और फिर अब जो वीडियो है न्यूमेरिकल से पहले वाली, वो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स पे होंगी। हमने ये कवर नहीं किया, ये बिल्कुल टच भी नहीं किया। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड्स आएंगे जो कि और आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आएंगे, राइट। हम पीएच मेजर करेंगे, किस तरीके से करते हैं। पीएच मेजर करना कौन सी भी मुश्किल चीज है, तो पीएच मेजर करते हैं। अब अगर मैं कहता कि यार पीएच मेजर करके दिखाओ, तो भाई पीएच मेजर करने में क्या बात है, कंसंट्रेशन तो फाइंड करनी है पॉजिटिव की, बस करो। आ जाओ, अननोन कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता, यहां पर ऐसी बात है, H पॉजिटिव भी है, हो सकता है Cl नेगेटिव भी हो सकता है यहां मेरे पास कैल्शियम के आयंस भी हो सकता है यहां मेरे पास आयरन के आयंस भी हो, मुझे तो सिर्फ पीएच मालूम करनी है। तो मेरे पास कोई एक ऐसा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होना चाहिए कि जो इन तमाम इंटरफेयरिंग आयंस को क्या करे, निग्लेक्ट, रिस्पॉन्ड ही ना करे इनकी कंसंट्रेशन की चेंजेस से वोल्टेज, क्योंकि फर्क ही ना है उसके। ऐसा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जब मेरे पास होगा जो सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करे, उसको मैंने इस्तेमाल कर लेना है। समझ में आया? तो ऐसा इलेक्ट्रोड है हमारे पास। मैंने कहा ना इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन दिमाग बना रहा हूं ये होते क्या है, माशाल्लाह बन भी चुका है बहुत अच्छा। ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड कहता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है जो कि प्रोटॉन को क्या करता है कि कंसंट्रेशन की फ्लक्चुएशंस को रिस्पॉन्ड करता है वोल्टेज में, जिसको हम यूनिवर्सल पीएच इलेक्ट्रोड कहते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है वो बात की बातें हैं, अभी सिर्फ दिमाग बना डाल दो इसमें, ग्लास इलेक्ट्रोड डाल दो या कोई भी इलेक्ट्रोड डाल दो कि जो हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक है। सिर्फ ग्लास इलेक्ट्रोड थोड़ी ना हाइड्रोजन के लिए स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो भी सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव के लिए स्पेसिफिक होता है, वो भी किसी और को रिस्पॉन्ड नहीं करता। समझ में आ रही? तो हालांकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पीएच। तो ग्लास इलेक्ट्रोड फिलहाल छोड़ो, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर लेते हैं यहां पर फिलहाल। तो यहां मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रख लिया, और यहां पर अब मैं कैलोमेर इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख लेता हूं। लगाओ ना कैलोमेर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पिछले वीडियो से देख लेना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 होता है बहरहाल। तो इसका अब नर्न्स इक्वेशन लगाओ। नर्न्स इक्वेशन पहले क्या आया था, पहले यहां जगह कम है, यहां लगा देता हूं। नर्न्स इक्वेशन लगाओ। नर्न्स इक्वेशन फॉर, जब भी मैंने कहा था नर्न्स इक्वेशन, जब भी आपको अननोन आयंस की कंसंट्रेशन के लिए मालूम करनी हो, तो नर्न्स इक्वेशन लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि यहां पर भी वही आए, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्लस लॉग 0.0591 या 529 देख लेना, ठीक है। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है लॉग में H पॉजिटिव और H2 आना चाहिए। यहां पर मैं सिर्फ H पॉजिटिव लिखूंगा, H2 नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन एक्टिव नहीं है इस वजह से। बहरहाल अच्छा ये आ गया। इसके बाद मुझे अच्छी तरीके से पता है ये वैल्यू 0 है स्टैंडर्ड। ये वैल्यू मेरे पास कहां से आएगी, सेल जो दे रहा है मुझे रीडिंग, ये सेल की रीडिंग है, ये वहां से आनी है, ठीक है। ये वहां से आएगी, ये मुझे मालूम होती है। बस जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां लिखो 0.05921 लॉग H पॉजिटिव। लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन माइनस लॉग H इज पीएच। तो क्यों ना मैं यहां माइनस लिखकर लॉग H की जगह पीएच लिख दूं। समझ में आ रहा है? देखो मुश्किल चीजें नहीं है, रटने वाली बात है नहीं। पीएच मालूम करनी है, डेरिवेशन करनी है, नोट करो, कोई मसला नहीं। बहरहाल अब ये इक्वेशंस को होल्ड पे रखो। जब मैं अपना इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो कि मेरा पास इस बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको जब मैं रखता हूं कैलोमेर इलेक्ट्रोड से, एक जगह रिडक्शन होगी, एक जगह ऑक्सीडेशन होगी। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मरकरी कहां है, हाइड्रोजन कहां है, ये सब चीजें आप लोगों को देखना आती हैं। जब नहीं आती हैं तो वो लेक्चर देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ने वाले। जब भी मैंने कहा था लेक्चर स्किप नहीं करो, भले कोर्स में है भले कोर्स में नहीं है, समझ में नहीं आती चीजें फिर।
टेंशन घबराहट होती है, फिर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल फिर इसके बाद ये हो गया ना। अब इसके बाद इधर आके जरा ई सेल तो निकालो। ई सेल के दो फॉर्मूले थे, सब पता है, मैं कर रहा हूं, तुम लोग वहां से देख लेना सब चीजों को। ई जहां रिडक्शन हो रही है वो यहां, माइनस ई ऑक्सीडेशन जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यहां। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने पर मुझे पता चलता है कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है, तो यहां पे ई कैलोमेल लिख दे देता हूं। और ई ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है कि जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसको मैंने यहां लिख दिया। ऑक्सीडेशन मैंने जैसे बताया कहां हो रही है, हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे, तो उसका रिडक्शन यहां पर, उसका रिडक्शन सॉरी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ये रही उसकी इक्वेशन। तो क्यों ना मैं इसको यहां पुट कर दूं, और ई कैलोमेल ये तो मुझे पता होता है, ई कैलोमेल तो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पता है तो लिखो यहां पर उसे। और ई सेल ये है मेरे पास, रीडिंग आ रही है सेल की, सिंपल वो यहां लिख दो। तो भाई ई सेल जो मेरे पास रीडिंग आ रही है, ई कैलोमेल के जो मेरे पास स्टैंडर्ड है, रटा हुआ होता है, मुझे नहीं रटा हुआ, मैं भूल गया हूं, ये ई कैलोमेल है, स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, ठीक है, देख लेना, ध्यान नहीं रहती बात। माइनस ई, ये पूरा का पूरा यहां पे लिख रहा हूं मैं, लेकिन यहां जगह नहीं है, गंदा हो रहा है, ये इसको मैं ऊपर कर देता हूं। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैलोमेल माइनस ई H पॉजिटिव H2, ये मैं यहां कैलकुलेट कर चुका, ये मैं ऊपर लिखूंगा। तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैलोमेल माइनस, ये पूरा मैं ऊपर लिख रहा हूं, माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, बच्चों वाली बात, 0105921 कंफर्म करना है, 5921 है, 529 मैंने देख लेना। पीएच, मुझे तो पीएच निकालनी है, पीएच को सेपरेट करो, ई सेल माइनस ई कैलोमेल अपॉन 0.05921 इज इक्वल्स टू पीएच। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अब जिस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को तुमने इस्तेमाल किया है उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल यहां लिख दो। तुम्हारे जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है उसको यहां पीएच निकल जाएगी। तो वो मुश्किल चीज थी। आने वाली क्लासेस में हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे, तो हमारी 50 से 60% पोटेंशियोमेट्री खत्म हो जाएगी, और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि जिससे हमको और अच्छा समझ में आएगी पोटेंशियोमेट्री, और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे, नोट कर लो।